ओके सर। सभी को मेरा नमस्कार एवं शुभ संध्या और सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आईएफपीएच द्वारा आयोजित हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला के 1010वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मीटिंग की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएफपीएच प्रतिदिन 7:30 से 8:30 हिंदी में वेबिनार आयोजित करता है। इसी के 1010वें भाग में आज हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रिंकू विश्वास हैं। डॉक्टर रिंकू विश्वास किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे पहले भी अपना व्याख्यान दिया है। डॉक्टर रिंकू विश्वास माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी हैं और होम्योपैथी में इन्होंने बीएचएमएस, एमडी और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। इनका ये वर्तमान में राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अस्पताल प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने 2000 मार्च तक श्री गंगानगर और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान टांटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर राजस्थान में डीपीएस एवं नशा मुक्ति केंद्र में प्रोफेसर विभागाध्यक्ष परियोजना निदेशक तथा अन्य विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने गाइड जो कि होम्योपैथी में पीएचडी, एमडी और इवेंट मैनेजर के रूप में भी टांटिया विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे हैं। इसके साथ साथ ये अस्पताल प्रशासक के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। इनका नैदानिक अनुभव 21 वर्षों का है और इसके होम्योपैथी के क्षेत्र में इन्होंने अपना एक होम्योपैथिक गाना लिखा और बनाया और ये बहुत ही लोकप्रिय है। इसे अभी लगभग लाखों बार देखा जा चुका है। इसके साथ साथ इन्होंने 150 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता भी रह चुके हैं। HALPS एसोसिएशन राजस्थान एवं होम्योपैथिक मानव कल्याण समिति श्री गंगानगर हनुमानगढ़ शाखा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कोविड के दौरान भी महिलाओं, दिव्यांगों, गरीब मरीजों की काफी सहायता की है और सक्रिय कोरोना योद्धा के रूप में कार्यरत रहे हैं। इसके साथ साथ ये बीएचएमएस छात्रों के अधिकार के लिए, मानव अधिकार के लिए और हमें होम्योपैथी के क्षेत्र में सभी के डॉक्टरों के अधिकार के लिए कार्यरत रहे हैं और इस सार्वजनिक मुद्दों को लेकर कई बार मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और विभिन्न सरकारी आयुष अधिकारियों से ये मिलते रहते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कई पत्रिकाएं और लेख और पुस्तक भी प्रकाशित इनकी हो चुकी है, जिसमें से प्रकाशित पुस्तकें मदर टिंचर्स का जादू, होम्योपैथिक चिकित्सा के चमत्कार, हर दिल में एक कवि, स्त्री कामुकता के प्रति दृष्टिकोण, संक्रामक रोगों पर एक संक्षिप्त पुस्तक, स्वास्थ्य लाभ का मार्ग, आत्म प्रेरणा, मनोविकृति विज्ञान पर एक संक्षिप्त पुस्तक, विकृति विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान एक अवलोकनात्मक अध्ययन, त्वचा रोग और होम्योपैथी इनके प्रमुख पुस्तकों में से हैं। सर, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमसे साझा करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर के विश्वास। सबसे पहले मैं आईएफपीएच साहनी सर का और श्रुति मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मंच पे मुझे आमंत्रित किया। मैं इस मंच पे पहले भी 2-3 लेक्चर्स दे चुका हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों सेशंस के अंदर, और मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। सभी को आज मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो विषय है हमारा, जो डिप्रेशन, जो तनाव, स्ट्रेस या फिर एंजाइटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे, हम इनके प्रकारों पे या फिर इनके जो क्लासिफिकेशन है इनके अंदर ना जा करके इन टॉपिक्स के जो मूल कारण होते हैं, या जो मनुष्य इस तरह की भावनाओं से या इस तरह के तनाव से गुजरता है तो उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे उन परिवर्तनों से वो उबर सकता है, और होम्योपैथी का इसके अंदर क्या रोल है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। इसी टॉपिक पे मेरा एक पॉडकास्ट वेलनेस लिजेंड होम्योपैथिक उस पे आ चुका है। 2 घंटे का जो पॉडकास्ट है, मैंने उस पे भी लोगों को तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस इसके प्रति जागरूक किया था। वो हजारों लोगों द्वारा देखा गया था। तो आज इसको संक्षिप्त में, क्योंकि तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस ऐसा बड़ा टॉपिक है, इसे हम
एक घंटे के लेक्चर में खत्म नहीं कर सकते। इसकी एक बहुत वास्ट क्लासिफिकेशन है। और जो इस तरह के रोगों से ग्रसित होते हैं, या के पास इस तरह के मरीज आते हैं, या ऐसे लोगों से जो मिलते हैं, वो लोग इसके प्रति सीरियस होते हैं, इस टॉपिक को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसे ध्यान से सुनते हैं, तथा उनके लिए इनके कारणों को जानना बहुत जरूरी है। तो स्क्रीन शेयर एक बार मैं कर दूं इसका। सर आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, इसको पीपीटी मोड पे दिख रहा प्ले है? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट दिख रहा है? जी सर, इसको प्ले वाले मोड पे कर दीजिएगा तो ये और बड़ा विजिबल रहेगा सर। हाँ यस सर। दिख रहा है? यस सर। जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये है स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, एंजाइटी, इनके बारे में डिस्कशन करना, इनके उपचार, इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसका आम जीवन में प्रभाव तथा होम्योपैथिक में इसकी क्या उपयोगिता है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और होम्योपैथिक अप्रोच। मैं खुद एमडी साइकेट्री हूँ, और जो काउंसलिंग सेशंस लेता रहता हूँ। तो इस तरह के पेशेंट मेरे पास आते हैं, हर वर्ग के, युवा वर्ग के। जो बाल्यावस्था है उसकी साइकोलॉजी अलग होती है। जो वयस्क लोग हैं, शादीशुदा जीवन है, उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, डिप्रेशन के मेन कारण क्या रहते हैं, या फिर रिटायरमेंट के बाद वृद्धावस्था के अंदर भी डिप्रेशन आ सकता है, उसके भी बेसिक कारणों पे हम चर्चा करेंगे। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये क्या है? मेंटल हेल्थ रेफर्स टू द इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। एक आदमी का जो दिमाग है, आदमी का मेंटल वेलबींग है, जो हेल्थ की जो परिभाषा है, फिजिकल, मेंटल एंड एज वेल एज इमोशनल, इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। ये कंडीशन है जो बैलेंस स्टेट होती है हेल्थ और माइंड की। यानी माइंड का स्वस्थ रहना उतना ही जरूरी है जितने आदमी के शरीर का। और एक आदमी का फिजिकल हेल्थ जो होती है उसके मेंटल हेल्थ से पे ही निर्भर होती है। क्योंकि होम्योपैथिक ऐसी साइंस है जो इस चीज को मानती है कि मानसिक रोग जो है वो शारीरिक रोगों की जननी होती है। यानी अगर दिमाग स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से आदमी स्वस्थ नहीं है, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ भी वो नहीं रह सकता। तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, हम बहुत से केसेस में ऐसे देखते हैं कि डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी, तीनों ही कंडीशन एक पेशेंट में फेस होती है। और या फिर हम देखते हैं कि पेशेंट धीरे धीरे नेगेटिव सोच में रहने लग जाता है, एक प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर अगर आ जाती है, हर चीज को निराशावादी तरीके से देखता है, तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। ये हमारे बिहेवियर पे, हमारी फीलिंग पे, हमारी डेली रूटीन फंक्शंस पे, हमारे आचरण पे, हमारी सोशल लाइफ पे और हमारे करियर पे भी इम्पैक्ट डालता है। सभी सभी एज ग्रुप के अंदर जो डिप्रेशन, तनाव, इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन सिर्फ एक जिम्मेदार, जिनके जिनके रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, या जो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से काम करते हैं, सिर्फ वही डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये एक छोटे बच्चे से लेकर के एक यंग अडल्ट में, एक युवावस्था में, या फिर जो स्ट्रगलर है, या फिर एस्पिरेंट्स है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनसे लेकर के शादीशुदा जीवन में, जो जॉब है, एम्प्लॉय कर रहे हैं प्राइवेट, इवन सरकारी कर्मचारी में, या फिर वृद्धावस्था में, या रिटायरमेंट के बाद भी आ सकता है। हर एज ग्रुप में इसका कारण जो है अलग अलग रहता है। इसके निदान का जो हम विधियां बताते हैं वो भी अलग अलग हो सकती है। जितना जल्दी हम डिप्रेशन को समझ लें या स्ट्रेस को समझ लें, हम उतनी ही जल्दी उससे निजात पा सकते हैं। क्या है डिप्रेशन? डिप्रेशन इज ए सीरियस मूड डिसऑर्डर। इसे हम मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं। वैसे तो मूड डिसऑर्डर एक बड़ा वास्ट टर्म है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन डिप्रेशन पर्टिकुलरली हम उसको कह सकते हैं कि लंबे समय से अगर व्यक्ति उदास या इनडिफरेंट जीवन जी रहा है, उसके जीवन में निराशा भरी हुई है, नेगेटिव सोच है, नकारात्मक जीवन जी रहा है, तो वो प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग पीरियड में रहने के बाद डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। डिप्रेशन फिजिक भी हो सकता है, इट कैन बी फिजिक। अगर पेशेंट एक पर्टिकुलर डिप्रेशन फेज से गुजर रहा है, अगर उसके किसी नियर एंड डियर की डेथ हो गई है, किसी परीक्षा में वो फेल हो गया है, या उसकी शादी टूट गई है, कुछ ऐसा जीवन के अंदर घटता है जिससे एक फेज वो डिप्रेशन में गुजारता है, लेकिन धीरे धीरे अच्छे लोगों की संगति में या हेल्दी एनवायरनमेंट में डाइट इंप्रूव करके या अपने आप को व्यस्त रख करके वो इस फेज से निकल जाता है, बहुत जल्दी डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है। तो वो डिप्रेसिव पेशेंट नहीं करा, वो एक फेज डिप्रेशन का हो सकता है। लेकिन अगर वो अपने जीवन में ये बदलाव नहीं लाता है, लगातार लगातार वो निराशात्मक या नकारात्मक सोच रखेगा, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, क्रॉनिक डिप्रेशन का पेशेंट बन जाएगा, जिससे उसकी भावनाएं, उसकी थिंकिंग, उसका आचरण, उसकी सोशल लाइफ सब कुछ प्रभावित होता है। तो ये टेम्पररी सैडनेस नहीं है। टेम्पररी सैडनेस
सबके जीवन में आती है, टेम्परेरी उदासीनता सबके जीवन में आती है। लेकिन अगर उसको हम एक जीवन का हिस्सा बना लें, उसी फेज में रहना शुरू कर दें, तो वो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन के पेशेंट बन जाते हैं। तब हमें एडिशनल काउंसलिंग की, एडिशनल मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। कारण क्या है डिप्रेशन के? केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन। हम इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। इसमें इसके अवसाद के जो प्रकार हैं उन पे ना जा करके हम ओवरऑल डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। केमिकल इम्बैलेंस का मतलब है कि जो खेल है सारा केमिकल का, हार्मोन्स का खेल है। अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है, हमारा मूड नकारात्मक है, हमारे अंदर उदासी भरी हुई है, तो इसका मतलब लंबे समय से हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो बना हुआ है, जो हमारे भावनाओं को कंट्रोल करते हैं या मूड को स्विंग करते हैं। ऐसे हार्मोन्स कॉर्टिसोल लंबे समय तक शरीर में बना रहे, बॉडी में बना रहे, तो क्या होता है कि नकारात्मक सोच या नकारात्मक भावनाएं आती है। इसके ऑपोजिट कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारी सोच को पॉजिटिव रखते हैं या हमारी भावनाओं को या हमारी सोच को सकारात्मक रखते हैं, जो फील गुड हार्मोन भी कहलाते हैं। जैसे कि एंडोर्फिन का लेवल हुआ, डोपामाइन का लेवल हुआ, या फिर सीरोटोनिन जो है फील गुड हार्मोन कहलाता है, और ऑक्सीटोसिन जिसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। इनका शरीर में एक नियंत्रित स्तर पे बना रहना बहुत अच्छा होता है। अगर लंबे समय से सीरोटोनिन या डोपामाइन की डिफिशियंसी हो, तो शरीर के अंदर फील गुड हार्मोन्स की कमी से या कोर्टिसोल का लेवल लंबे समय से अगर बॉडी के अंदर बना रहता है, तो वो नकारात्मक सोच को जन्म रहता है, नकारात्मक स्थिति को बनाए रखता है, और हमारी हमको उससे उभरने का मौका नहीं देता। तो इस तरह का केमिकल इम्बैलेंस अगर बॉडी के अंदर है, तो वो क्रॉनिक डिप्रेशन का पेशेंट बना रहेगा। ये हेरिडिटरी भी हो सकता है। अगर फादर मदर, माता पिता या कोई फर्स्ट रिलेशन में है वो क्रॉनिक डिप्रेशन का पेशेंट है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, तो ये खानदानी भी हो सकता है। बाकी जो हमारी जीवन की परिस्थितियां हैं या हमारी जो सोच है, हम किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किस तरह का जॉब कर रहे हैं, इस सब का असर भी हमारे डिप्रेशन या इसके कारणों पर पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस और ट्रॉमा, मतलब हम ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लंबे समय से हम स्ट्रेस का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लंबे समय से हम इमोशनल डिस्टर्ब हैं, या हमारे जीवन में बैक टू बैक ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे हम उबर नहीं पा रहे हैं, तो कॉर्टिसोल का लेवल हाई बना रहता है, डोपामाइन या फिर सीरोटोनिन जो है वो उनका स्तर कम बना रहता है, जिससे लंबे तक स्ट्रेस में रहने से हमारे शारीरिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री जैसे मैंने जिक्र किया कि आनुवंशिक तौर पे भी डिप्रेशन एक कारण हो सकता है, क्योंकि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस देखा जा सकता है। फेलियर, लॉस और लोनलीनेस, हम किसी कार्य को करना चाह रहे हैं, किसी बिजनेस को करना चाह रहे हैं, किसी परीक्षा में बार बार फेल हो रहे हैं, या हम जीवन में कुछ भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि जीवन में बार बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम लोग फेल हो रहे हैं। हम किसी नियर एंड डियर को खो देते हैं, हमारे दोस्त को खो देते हैं, पति या पत्नी में से किसी एक की डेथ हो जाती है, या लंबे समय से अगर अकेलापन खा रहा है, उदासी खा रही है, तो वो निराशात्मक जीवन में लंबे समय तक रहने के बाद पेशेंट जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। या सब्सटेंस अब्यूज, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ सकता है। सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, परसिस्टेंट सैडनेस, लंबे समय तक अगर सैडनेस बनी रहे, लॉस ऑफ द इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, अगर हम कोई ऐसी लोग जिस क्रियाओं में खुश होते हैं, जिन कार्यों को करके उन्हें खुशी महसूस होती है या फिर अच्छा फील होता है, और डिप्रेशन के पेशेंट को उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, कंप्लीट इनडिफरेंस की कंडीशन बनी रहती है। फीलिंग होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस, ये जो कंडीशन है होपलेसनेस की या वर्थलेसनेस की, कि किसी तरह की आशा न होना, हमेशा निराशावादी जीवन व्यतीत करना। हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है, लेकिन जो डिप्रेशन का पेशेंट है वो सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को रिसीव करता है, पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव नहीं करता है। हमेशा हर सोच में वो नकारात्मक चीज ढूंढेगा और ऐसी बात कहेगा कि ये चीज संभव नहीं है, ये किया नहीं जा सकता, हमेशा निराशाजनक बातें करता है। वर्थलेसनेस, उसको लगता है जीव दुनिया पे मैं एक बोझ हूँ, मेरे ना होने से दुनिया वालों को या परिवार वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस तरह की नकारात्मक और निराशात्मक भावना उसके जीवन में भरी रहती है, जो उसे अंधकार में धकेल देती है, अकेलेपन में धकेल देती है, और इसका प्रभाव उसके शारीरिक जीवन पर भी पड़ता है। चेंजेस इन स्लीप एंड एपिटाइट, लगातार डिप्रेशन में रहने वाले पेशेंट की नींद है वो डिस्टर्ब रहती है, रात भर वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, डेली हुई जो घटनाओं पे उस पे विचार करता रहेगा। जैसे कि आज मेरे दोस्त ने मेरी हेलो का जवाब नहीं दिया, आज किसी मित्र को मैंने हेलो किया उसने मेरा जवाब नहीं दिया, आज
परिवारजनों ने मुझे इग्नोर किया, परिवार के लोग, मेरे माता पिता मेरे भाई को या छोटी भाई या छोटे बहन को, उसको ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे इग्नोर करते हैं। इस सब का प्रभाव उसके नींद पे पड़ता है, उसकी स्लीप पूरी नहीं हो पाती, और भूख भी उसकी गिर जाती है, अच्छा खाने का मन नहीं करता, दोस्तों के साथ उठने बैठने का मन नहीं करता, इवन वो अपने परिवार वालों के साथ भी आनंदित महसूस नहीं करता, अकेले में रहना ही पसंद करता है, जिससे उसका खाना पीना, उसकी नींद सब डिस्टर्ब हो जाती है। डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, किसी भी काम के अंदर वो जो है केंद्रित नहीं कर पाता अपना ध्यान, उसका डिस्ट्रैक्ट रहता है ध्यान जो है, और हमेशा इस तरह की थॉट्स दिमाग में आती रहती है कि मेरे होने ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बातें करता है, नींद की गोलियां खा लूं, सुसाइड कर लूं, छत से कूद जाऊं, इस तरह की नकारात्मक सोच उसके अकेलेपन से उसके दिमाग में आती रहती है, जिससे धीरे धीरे उसका शरीर भी बिगड़ने लगता है। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। हालांकि स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत से पेशेंट में एक साथ पाया जाता है, लेकिन स्ट्रेस अच्छे भी होते हैं, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस, दोनों तरह के स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस इन द बॉडी रिस्पॉन्स और प्रेशर टू द डिमांड्स, जो हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स है, स्ट्रेस जो है ये एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करता है, हमारे आसपास जो वातावरण है जो घट रहा है उसमें भी ये रिस्पॉन्ड करता है, और इसके अनुसार ये घट या बढ़ भी जाता है। शॉर्ट टर्म एक्यूट और लॉन्ग टर्म क्रॉनिक स्ट्रेस जो है, एक स्ट्रेस को हम एक शॉर्ट पीरियड के लिए फेस करते हैं, जैसे मैंने बात की अच्छा स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस का मतलब होता है पेशेंट लंबे समय से स्ट्रेस में नहीं है, एक फेज से गुजर रहा है, जैसे किसी नई नौकरी को ज्वाइन करना, किसी दूसरे शहर में जाना, प्रमोशन होना, इंगेजमेंट होना, नई नई शादी की बात चलना, या पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने जाना, डेट पे जाना, इस तरह के पहली बार रोलर कोस्टर पे बैठना, इस तरह के तजुर्बे जो जीवन में वो पहली बार महसूस कर रहा है, उसमें एक तरह का एंटिसिपेशन, एक तरह का स्ट्रेस उसमें आता है, लेकिन ये गुड स्ट्रेस है, क्योंकि वो एक नई चीज को एक्सपीरियंस करने जा रहा है। उसके बाद जब उसको एक्सपीरियंस करता है, उसमें अच्छा परफॉर्म भी करता है, और उस स्ट्रेस से वो उबर भी जाता है बहुत जल्दी, हो सकता है उसको जीवन में एक नया तजुर्बा देके जाए। जैसे बच्चे एग्जाम से पहले स्ट्रेस लेते हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें हम लोग जो है, ये भी अच्छी बात नहीं, कि हम एग्जाम को सीरियसली ना लें, वो भी अच्छी बात नहीं, लेकिन जब एग्जाम में हम परफॉर्म करते हैं तो अच्छा लिखते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, और मार्क्स भी अच्छे आते हैं। लेकिन उस चीज को लेकर के लंबे समय तक सोचते रहना, अपनी नींद खराब करना, हम क्या होगा क्या नहीं, इस चीज में अपने फिजिकल हेल्थ पे अपनी भूख प्यास खराब कर लेना, सो ना पाना ढंग से, धीरे धीरे ये स्ट्रेस जो है हार्मफुल। तो स्ट्रेस जब तक अच्छा है, जिस जब तक हम उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हैं और उसका हमारे शारीरिक जीवन पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर लंबे समय तक वो क्रॉनिक कंडीशन में बना हुआ है, जैसे प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग, हमारी बॉडी को प्रभावित करती है। जैसे आपने सुना होगा साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, कि शरीर जो है वो दिमाग से जुड़ा हुआ है, साइको यानी दिमाग, सोमेटिक यानी बॉडी। लंबे समय तक स्ट्रेस या डिप्रेशन या इस तरह के जीवन को व्यतीत करने के बाद हमारा सोमा यानी कि बॉडी वो भी प्रभावित होती है, उसके अंदर भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आने डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, पैथोलॉजी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, और मल्टी सिस्टम डिस्टर्बेंस या पैथोलॉजी डेवलप हो सकती है। समटाइम्स स्ट्रेस कैन बी हेल्पफुल, जैसे मैंने बताया कि हमको मोटिवेट करती है, कुछ नया सिखाती है, एक एंटीसिपेशन रहती है, या हम कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, इस तरह की भावना भी उसमें आती है। तो इस तरह की जो सोच होती है वो पॉजिटिव होती है, कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, पता नहीं मेरी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, लेकिन हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। टू मच स्ट्रेस हार्म्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जैसे मैंने बताया कि लंबे समय तक इसको सोचना, या इसकी वजह से हमारी नींदें, हमारी एपिटाइट, डाइट सब कुछ खराब हो जाना, ये भी स्ट्रेस को जन्म देता है। कॉजेज ऑफ द स्ट्रेस, रोल ऑफ हार्मोन्स, अभी हमने जिक्र किया हार्मोन्स के बारे में। तो जैसे कि अब पहले भी आप देख चुके हो, मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि बेसिकली चार हार्मोन्स का रोल रहता है। कौन कौन सी? एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन ब्रेन द्वारा रिलीज कर जाता है, ऑक्सीटोसिन जो है ये हमारी ये भी ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज किया जाता है। वैसे तो ऑक्सीटोसिन का बॉडी में बहुत सारा काम है, लेकिन हम इसे लव हार्मोन कहते हैं। जैसे आप अपनी वाइफ से, अपनी प्रेमिका से जब अच्छी बातें करते हो तो इस हार्मोन का संचार होता है, इसलिए इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये हमें अच्छा एहसास कराता है, फील गुड का एहसास कराता है। ऐसे ही एंडोर्फिन है, जो मोटिवेशन देने का या रिलैक्स करने का या अच्छा फील कराने का काम करता है। इसके अलावा सीरोटोनिन का लेवल जो है और डोपामाइन का लेवल, ये स्तर भी अच्छा बना रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हार्मोन हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, अच्छा फील कराते हैं, सकारात्मक सोच, सकारात्मक फीलिंग देने का काम करते हैं। इसके अलावा नकारात्मक फीलिंग जो होती है लंबे समय तक कोर्टिसोल का लेवल बने रहने के कारण होती है। इसके अलावा यही कई बार लोग इम्पल्सिव होते हैं,
गुस्से के अंदर या स्ट्रेस के अंदर तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं एकदम से, तो उनमें एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन का लेवल बहुत ज्यादा बना रहता है। लंबे समय से अगर कॉर्टिसोल का लेवल बना रहे और एकदम से एपिनेफ नॉर एड्रिनलिन, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन का डिस्चार्ज हो, तो ये एक तरह के न्यूरो एक्साइटर्स हैं, जिससे क्या होता है कि एकदम इम्पल्सिवनेस आती है, और जिस तरह कोई गाली गलौज मुंह से निकल जाना, हाथ रुक जाना या हथियार रुक जाना, इस तरह के काम हो सकते हैं। तो डिप्रेशन का पेशेंट मूडी होता है, मूड स्विंग्स करते हैं इससे, कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, रोने लगेगा, कभी कभी जो है एकदम से वायलेंट या इम्पल्सिव भी हो जाता है। तो इस तरह का जो पेशेंट है उनका बिहेवियर अनप्रडिक्टेबल रहता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस उसमें देखा जा सकता है। एकेडमिक प्रेशर एंड एग्जाम्स, इसका मतलब होता है किसी तरह का दबाव, एग्जाम्स, परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस। प्राइवेट नौकरी में जैसे आमतौर पर लोगों को देखना मिलता है, टारगेट दे दिया जाता है, इतना टारगेट हमने मंथ के एंड तक अचीव करना है, पूरा करना है। घर वालों द्वारा बच्चों को टारगेट दे दिया जाता है कि इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, इतनी परसेंटेज लेने ही लेनी है। कोई एग्जाम या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्रैक करना ही करना है। तो इस तरह का दबाव, इस तरह का जो एटमोसफियर है, वो भी एक तरह की डिप्रेशन स्ट्रेस को जन्म देता है। ओवर वर्कलोड एंड डेडलाइंस, जैसे कि हम प्राइवेट बिजनेस में देखते हैं, एक यंग अडल्ट में शादी के बाद या जिसके अंदर घर की जिम्मेदारियां हैं, या मिडिल क्लास लोगों में हम देख सकते हैं कि इस तरह के स्ट्रेस या डेडलाइंस अक्सर देखने को मिलती है। इस डेडलाइंस के कारण जो है, वर्कलोड के कारण जो है, वो सारा दिन तनाव में रहता है, सारा दिन डिप्रेशन में रहता है, अपना पर्सनल जीवन नहीं जी पाता है, हमेशा लोगों से चिढ़ के बात करता है, और अपने जीवन को स्पॉइल कर लेता है। फैमिली और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जनरली ये हमने ये मिडिल क्लास लोगों में देखा है। कोविड के दौरान भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते रहे, लोगों की जॉब्स चली गई, लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, या इस तरह का कोई फैमिली में लॉस हो गया, प्रॉपर्टी में लॉस हो गया। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी डिप्रेशन को जन्म देती है, और नकारात्मक सोच को, नेगेटिव सोच को, या फिर सुसाइडल टेंडेंसी को जन्म देती है। हेल्थ इश्यूज, लंबे समय तक अगर बिस्तर पर पड़ा रहे पेशेंट, पैरालिसिस है या बेड रिडन पेशेंट हो गया है, तो उसके अंदर भी वेरियस हेल्थ इश्यूज या बहुत सारी बीमारियां, खूब सारी दवाइयां चल रही है, लगातार डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, परिवार वाले उसके खर्चे को वहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की जब सोच आने लगती है या हेल्थ इश्यूज आने लगती है, तो पेशेंट सारा दिन बिस्तर में पड़े पड़े नकारात्मक चीजें सोचता रहता है, और सोचता रहता है इससे जल्दी मृत्यु आ जाए मेरी, ताकि परिवार वाले मैं बोझ ना बनूं। इस तरह की जो सोच होती है, इससे भी पेशेंट जो है डिप्रेशन की तरफ जाता है। सोशल एक्सेप्टेंस, किसी किसी के अंदर जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं या एम्बिशियस लोग होते हैं, उनमें सोशल एक्सेप्टेंस ज्यादा ना होने के कारण, जैसे कुछ लोग बहुत जीवन में अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, कुछ लोग डिजर्व करते हैं लेकिन उन्हें उस तरह की जॉब, उस तरह का करियर नहीं मिल पाता है, उनके जूनियर्स को प्रमोट कर दिया जाता है, या सामाजिक तौर पे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनको नहीं दिया जाता है। सोशल अवेयरनेस, या उनको आप कहें कि एक तरह की इंटेंशन नहीं मिलती है, लोग उनको वो रुतबा या और नहीं उनका बन पाता है, तो उस तरह से उनके अंदर एक नेगेटिव सोच आने लगती है, एक वर्थलेसनेस की फीलिंग आने लगती है, जिससे जो पेशेंट है वो डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। क्या क्या लक्षण होते हैं स्ट्रेस के? हेडेक एंड बॉडी पेन, लगातार स्ट्रेस में रहने से, क्योंकि हम दिमाग को बहुत ज्यादा कष्ट दे रहे हैं, उसमें हमारे हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, तो लगातार इस तरह की परिस्थिति में रहने के बाद पेशेंट के अंदर सिर दर्द रहना, बॉडी पेन रहना, हेडेक रहना, स्वीयर पेन होना, एकदम से पेन शूट करना, बीपी शूट करना, मूड स्विंग्स होना, ये सब आमतौर पे देखा जा सकता है। फैटीग एंड स्लीप प्रॉब्लम्स, पेशेंट बहुत ज्यादा थक जाता है, पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आती है, नींद डिस्टर्ब रहने लग जाती है, या तो पेशेंट बहुत ज्यादा सोने लगेगा, सोमनोलेंस बढ़ जाएगा उसका, या फिर स्लीपलेसनेस की भावना बढ़ जाती है। इरिटेबिलिटी एंड एंगर, पेशेंट बहुत ज्यादा गुस्से में रहने लगता है, पेशेंट के अंदर जो है तनाव और गुस्सा बढ़ जाता है, पेशेंट बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाता है और चिढ़ के जवाब देता है। डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, किसी भी काम पे वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, उसका ध्यान डिस्टर्ब रहता है, एकाग्र नहीं हो पाता, उसकी पल्स रेट, उसकी हार्ट रेट बढ़ी रहती है। ऐसे ही बात करेंगे मैं एंजाइटी की। एंजाइटी डिसऑर्डर इस तरह का डिसऑर्डर है जिसको एक वर्ड में हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन एक फीलिंग ऑफ एंगरनेस, हरीनेस, वरीनेस, नर्वसनेस और फियरनेस रहती है। एक पेशेंट, एंजाइटी का जो पेशेंट है, हो सकता है वो कॉन्फिडेंट हो, लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंस की बात आती है तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, उसकी बॉडी में कंपकपी शुरू हो जाएगी, हाथ पैर कांपने लगते हैं, फूलने लगते हैं। एग्जाम से पहले जनरली हम बच्चों में इस तरह का बिहेवियर
नोट करते हैं। ये बहुत ज्यादा फियर एंटिसिपेशन की कंडीशन है। और पेशेंट को, हालांकि ये शॉर्ट टर्म एंजाइटी अगर है, पेशेंट को कंसल्ट किया जाए, पेशेंट को समझाया जाए और जो पेशेंट परफॉर्म करने लगे तो कई बार इससे ओवरकम भी कर लेता है। लेकिन कभी कभी बहुत लोगों में देखा जाता है कि भीड़ को फेस नहीं कर पाते, लोगों के सामने नहीं बोल पाते, स्टेज फोबिया होता है, चार लोगों के सामने कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ प्रिपरेशन करके आएंगे, कुछ और जवाब देंगे, वाइवा में परफॉर्मेंस लिखते हैं बहुत अच्छा, लेकिन वाइवा में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पुअर हो जाता है। और एंजाइटी हमेशा बनी रहती है किसी भी काम को करने से पहले। इस तरह की एंजाइटी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन लाती है, नर्वसनेस की कंडीशन लाती है। ऐसा पेशेंट जब रात को अच्छे से सो भी नहीं पाता है, और जब वो प्रौढ़ अवस्था में जाता है तो उसका जीवन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। नींद की गोलियां लिए बगैर उसको नींद नहीं आती, तो स्लीपिंग पिल्स लेने के कारण शरीर उसका बिल्कुल ज्यादा कमजोर हो जाता है। बिल्कुल स्लीपिंग पिल्स के बिना उसको नींद नहीं आएगी, नर्वसनेस हमेशा बनी रहेगी, बात करने का कॉन्फिडेंस उसको नहीं रहता है। तो इस तरह की एंजाइटी बनी रहती है। तो इसको हमने डिस्क्राइब किया है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में, पैनिक डिसऑर्डर में, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में, फोबियाज में। ये सब एंजाइटी की कैटेगरीज है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आमतौर पे आम लोगों में फेस की जा सकती है। इससे हम जनरल सिम्टम्स जैसे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, शरीर में शिवरिंग रहना, हाथ पैर कांपना, बोलते टाइम थोड़ा बहुत थकलाना, आमतौर पे इस तरह की एंजाइटी हम लोगों में देखते हैं। लेकिन ये ऐसी एंजाइटी नहीं है कि पेशेंट उसको ओवरकम ना कर पाए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आते ही या आसपास का एनवायरनमेंट सपोर्टिव होते ही पेशेंट उस एंजाइटी से ओवरकम भी कर सकता है। पैनिक डिसऑर्डर मतलब एकदम से किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा रिएक्ट करना, ओवर रिएक्ट करना, या पैनिक हो जाना, डर जाना, या फिर ऐसी भावना आना कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, या इस काम को करने में बहुत लोग जो मेरा विरोध करेंगे। तो इस तरह की जो भावनाएं आती है पैनिक डिसऑर्डर कहलाती है। और इस पैनिक डिसऑर्डर की भावना जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो पेशेंट के लिए कोई भी कार्य को करना कठिन हो जाता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी जैसे मैंने बताया, स्टेज फोबिया, लोगों की भीड़ का सामना करना पाना, लोगों मीडिया का सामना ना कर पाना, किसी को अपनी बात से कन्विंस ना कर पाना, किसी को अपनी बात का जवाब ना दे पाना, लोगों से मिलने से डरना, आइसोलेट रहना, इस तरह के सिम्टम्स इसमें ऑब्जर्व किए जाते हैं। और फोबियाज का मतलब है भय, डर बना रहना। जब किसी बात का डर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसे वो फोबिया का रूप ले लेती है। जैसे कि किसी को अंधेरे से डर है, किसी को अकेले रहने से डर है, क्लॉस्ट्रोफोबिया है, अंधेरे से, अंधेरे में नहीं जा पाता है, उसे डर लगता है। और कभी कभी आप देखते हो कि अम, अ, किसी इंसान से डर लगता है, परिवार के किसी सदस्य से डरने लग जाता है, किसी पड़ोसी दिखने में अगर जो भयानक है उससे डर लगने लग जाता है, कभी कभी किसी दोस्त से या किसी टीचर से बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है, कभी कभी किसी परिस्थितियों से देखते हैं हम, किसी को हाइट से फोबिया है, ऊंचाई से जाने से डर लगता है, किसी किसी को नुकीले हथियारों से या नुकीले इंस्ट्रूमेंट से डर लगता है। तो पर्टिकुलर चीजों से फोबियाज डेवलप हो जाते हैं, डर डेवलप हो जाता है, उसके आगे वो उन चीजों को सामना नहीं कर पाता और अपने वर्क परफॉर्मेंस को ढंग से कर नहीं पाता। तो इस तरह के फोबियाज एंजाइटी का एक पार्ट बन जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ द एंजाइटी, कांस्टेंट वरी एंड फियर, लगातार चिंता और डर की स्थिति बने रहना, पेशेंट के अंदर एक तरह की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की भावना बने रहना, लगातार रेस्टलेसनेस की भावना बने रहना, पेशेंट उन परिस्थितियों में लगातार नर्वस रहता है, रेस्टलेसनेस रहता है, बेचैनी रहेगी, और बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिससे आपकी हृदय गति, धड़कन बढ़ी रहती है, बीपी बढ़ा रहता है, और पेशेंट हमेशा कंफ्यूज और नर्वस रहता है। स्वेटिंग एंड ट्रेमलिंग, हाथों पैरों में कंपकपी की स्थिति रहना, लगातार पसीना आते रहना, पेशेंट जो है नर्वस रहता है, पसीना पहुंचता रहेगा रुमाल से, और स्ट्रेस या स्वेटिंग उसको लगातार होती रहती है, और नर्वसनेस फील होती रहती है, कपकपी लगी रहती है, हाथ पैर कुछ ना कुछ वो हिलाता रहेगा। रैपिड हार्ट बीट, टेकीकार्डिया, लगातार ऐसी स्थिति रहने से जो है एडिनर्जिक डिस्चार्ज, एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, इसका लेवल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट बीट, इनका प्रभाव हार्ट बीट पे पड़ता है, पैरासिम्पथेटिक आउटफ्लो होगा और हार्ट रेट बढ़ जाएगी, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। और कभी कभी सांस भी जल्दी जल्दी लेने लगता है, तो शॉर्ट ब्रीदिंग या फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी हम उसमें फील कर सकते हैं। हमारी डेली लाइफ पे क्या प्रभाव डालता है? पुअर एकेडमिक और वर्क परफॉर्मेंस, हम पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं, हमारी कार्य करने की परफॉर्मेंस जो है पीछे पड़ जाती है। सोशल विड्रॉल, सामाजिक रूप से हमें दुत्कार दिया जाता है, किसी भी भीड़ में, सामाजिक कार्य में हमें नहीं शामिल किया जाता, या फिर किसी स्टेज में बोलने में हमें मौका नहीं दिया जाता क्योंकि हम लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स,
अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, चिड़चिड़ा है, या फिर आइसोलेट रहता है, तो वो ना तो अच्छे दोस्त बना पाता है, ना पारिवारिक रिलेशन मेंटेन कर पाता है, ना तो उससे उसके माता पिता खुश रहते हैं, ना ही उसके वाइफ उससे खुश रहती है, ना उसके बच्चे उससे संतुष्ट रहते हैं या खुश रहते हैं। तो ऐसा आदमी हर जगह पे लुकारा जाता है, उससे रिलेशनशिप उसके खराब हो जाते हैं। फिजिकल हेल्थ इश्यूज, धीरे धीरे मानसिक तनाव शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, और धीरे धीरे पेशेंट स्वास्थ्य रूप से भी जो है वो ज्यादा कमजोर हो जाता है। रिड्यूस लाइफ क्वालिटी ऑफ द लाइफ, इस तरह का आदमी ना तो अपने दोस्तों के साथ कहीं मनोरंजन कर पाता है, ना घूम फिर पाता है, ना खर्चा करने के लिए उसका पैसा है। धीरे धीरे वो पेशेंट अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ खो देता है, बड़ा ही निराशात्मक जीवन व्यतीत करने लगता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में जनरली थोड़ा बहुत फर्क है, इसको आप समझें। स्ट्रेस रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर, आसपास हमारे पास कोई कार्य करने का दबाव है, कार्य करने के लिए कोई प्रेशर या चैलेंज है, उसके प्रति ये रिस्पॉन्स है। आमतौर पे स्ट्रेस का पेशेंट कई बार नॉर्मल भी रहेगा, लेकिन जब उस पर किसी कार्य का दबाव आएगा तो वो स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेगा। एंजाइटी, परसिस्टेंट फियर और वरी, जब कुछ परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा। एंजाइटी का जब भी रिलेशन एग्जाम, किसी परफॉर्मेंस या किसी टास्क से लेकर के है, तो परसिस्टेंट उस जब तक वो कार्य नहीं हो जाता या कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता, उसमें एंजाइटी की स्थिति बनी रहेगी, एक नर्वसनेस या एक फियरलेस की स्थिति, फियरनेस की स्थिति उसमें बनी रहती है। उसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है। और डिप्रेशन लंबे समय तक अकेलेपन, उदासी, सैडनेस और इनडिफरेंस की कंडीशन में रहने के बाद जो स्थिति डेवलप होती है, उस उदासीनता या नकारात्मक जीवन को डिप्रेशन कहा जाता है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी जनरली लीड टू द डिप्रेशन इफ अनट्रीटेड, अगर लगातार एंजाइटी या स्ट्रेस का जीवन व्यतीत कर रहा है पेशेंट, स्ट्रेस लॉन्ग टर्म हो गया या प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी जो होती है, धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल जाती है। डिप्रेशन एक बहुत वास्ट टर्म है, जिसको बिहेवियर डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर सब इसके अंदर ही आ जाता है। और क्रॉनिक डिप्रेसिव पेशेंट जो है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा गिर जाती है। इसका हमारे बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है? ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग, ना तो वो आदमी कंसंट्रेट कर पाता है, ना ही डिसीजन ले पाता है। उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, कांस्टेंट नेगेटिव थॉट्स आती है उसके अंदर, नकारात्मक सोच आती है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं रहता, हर चीज को निराशावादी तरीके से देखता है, और उसके जीवन के अंदर आशा खत्म हो जाती है। स्लोइंग थिंकिंग, सोचने समझने की शक्ति भी उसके अंदर कम हो जाती है। इंक्रीज इंक्रीज रिस्क ऑफ द एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स, बार बार एंजाइटी और पैनिक अटैक के रिपीटेड एपिसोड्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, आप sir, you मुझे, are audible. ओके ओके ओके। हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, लगातार ऐसी परिस्थिति में रहने के बाद उसके अंदर टेकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ना या ब्लड प्रेशर बढ़ना, ऐसी स्थिति आने लग जाती है। लगातार डिप्रेशन में रहने वाला जो पेशेंट है वो क्रॉनिक हार्ट डिजीज का पेशेंट बन सकता है। इंक्रीज स्ट्रेस हार्मोन्स लेवल, जैसे मैंने स्ट्रेस हार्मोन की बात की कि स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, लगातार बॉडी में बना रहता है, जिससे डिप्रेशन की स्थिति बनी रहेगी। चेस्ट पेन और टाइटनेस, चेस्ट पेन, टाइटनेस, डिप्रेशन, डिजनिया और चेस्ट के अंदर टाइटनेस बनी रहेगी। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, दवाइयों रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। बॉडी बिकम मोर प्रोन टू द गेट इन्फेक्शन, बार बार उसको इन्फेक्शन, खांसी जुकाम बुखार जल्दी होता है, क्योंकि ऐसा पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। स्लो रिकवरी फ्रॉम द इलनेस, बुखार होने पर बहुत जल्दी वो उससे लड़ नहीं पाता है, रिकवरी जल्दी नहीं हो पाती। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी ये प्रभाव डालता है, उसकी भूख गिर जाएगी, या तो वो बहुत ज्यादा खाने लगेगा या बिल्कुल ही नहीं खाएगा, वजन गिर जाएगा या बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाएगा। स्टमक पेन होने लगता है, पेट में क्रैम्प्स आने लगेंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे कि कब्ज होना या इंडाइजेशन होने लगेगा। मसल्स और बोन्स में बॉडी एक, मसल पेन, बैक पेन, जॉइंट पेन, वीकनेस एंड फैटिग, ये कंडीशन आने लगती है। और फिजिकल एक्टिविटी कम होने से लाइफ स्टिफ हो जाती है। स्लीपिंग साइकिल, इंसोम्निया एंड डिफिकल्टी स्लीपिंग, कभी कभी बहुत ज्यादा सोने लगेगा, कभी कभी स्लीपलेसनेस की कंडीशन भी आ जाएगी। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, कभी कभी दिन में सोने लगेगा, बहुत ज्यादा मूड डिप्रेसिव होने से दिन में भी सोने की आदत पड़ जाती है। उसके बाद सारा दिन वो थका हुआ और फैटिग ही महसूस करता है। एनर्जी लेवल कम हो जाएगी, लोगों से बात करने में कतराएगा, कोई काम करने से पहले थक जाएगा, मोटिवेशन रहता नहीं है उसके अंदर, कार्य करने का जो स्टेमिना है वो बिल्कुल कम हो जाता है। स्लगिश बॉडी मूवमेंट्स भी कम हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की स्थिति आने लगेगी, स्ट्रेस हार्मोन लगातार बढ़ जाएगा, जो मोटिवेटिंग सोच वाले या सकारात्मक सोच वाले या फील गुड हार्मोन्स है उनका लेवल बॉडी में कम हो जाएगा।
और ग्रोथ, मूड, सब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से लगते हैं। फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक धर्म, वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती है। ओवरऑल फिजिकल हेल्थ पे सारी चीजों पर प्रभाव पड़ता है। पेशेंट माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है और उसके अंदर परफॉर्मेंस करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। अपनी खुद की परवाह वो नहीं करता है, अपने खुद की हाइजीन को वो मेंटेन नहीं कर पाता है, और ना ढंग के वस्त्र पहनता है, ना नहाता है, इसलिए धीरे धीरे उसके अंदर क्रॉनिक डिजीज भी पनप जाती है। तो ये था डिप्रेशन के बारे में। हालांकि मैंने जिक्र किया है कि हर एज ग्रुप में डिप्रेशन के कारण अलग अलग हो सकते हैं। घर परिवार में छोटे बच्चों में अगर ये भावना आ जाए कि मेरे भाई को या मेरी बहन को ज्यादा प्यार किया जाता है, तो बचपन से उसके अंदर एक नकारात्मक सोच डेवलप होना शुरू हो जाती है। एक भाई ज्यादा होशियार या इंटेलिजेंट होता है तो दूसरा कम होता है, तो उसके अंदर ये भावना आनी शुरू हो जाएगी। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल कॉलेज में जाता है, तो स्कूल कॉलेज में उसकी इग्नोरेंस जो है, महिलाओं द्वारा इग्नोरेंस, लड़कियों द्वारा इग्नोरेंस, या टीचर्स द्वारा इग्नोरेंस, माँ बाप द्वारा इग्नोरेंस, ये भावनाएं उसके अंदर गड़ कर जाती है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन का पेशेंट बन जाता है। परीक्षा में अच्छा परफॉर्म ना कर पाना, अच्छा मार्क्स ना ले पाना, अच्छा करियर ना बन पाना, ये भी नकारात्मक सोच को जन्म देता है। उसके बाद जब मिडिल क्लास आदमी की शादीशुदा जीवन आता है, तो उसके अंदर पारिवारिक क्लेश, घरेलू क्लेश, वाइफ में और सास में बन ना पाना, उनके अंदर क्लेश रहना, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पुअर होना, सैलरी कम होना, कम खर्च के अंदर घर ना चल पाना, बच्चों की, अपनी वाइफ की डिमांड को पूरी ना कर पाना, सारा दिन ईएमआई की किस्तों के बोझ के पीछे दबा रहना, इस तरह की जीवन में मिडिल क्लास जीवन स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो सकता है एक आम आदमी का। उस तरह जो और जीवन थोड़ा बढ़ता है, अगर पारिवारिक क्लेश, मैरिटल हार्मोनी बैलेंस नहीं हो, तो हस्बैंड वाइफ के क्लेश से भी पेशेंट निराकारात्मक जीवन का व्यतीत करता है। धीरे धीरे और एज में जाओ, प्रौढ़ावस्था के अंदर जो है, रिटायरमेंट के बाद अकेलापन, सूनापन, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बच्चे बाहर विदेश में रह रहे हैं, उनके कोई बात करने के लिए साथी नहीं मिलता है, हस्बैंड वाइफ में से किसी एक की डेथ हो जाए, तो कोई बीमारी से ग्रसित हो जाए, लंबे टाइम तक बेड रेस्ट पे चला जाए, तो बुढ़ापे के अंदर इस तरह की परिस्थिति में रहने के बाद डिप्रेशन जो है आ सकती है। तो इन सारी परिस्थितियों से उभरने के लिए जो है एक कॉमन पैटर्न बनाया गया है कि कॉम्प्लिकेशन ना आए, आदमी स्ट्रेस से उबर सके। जो है काउंसलिंग का, होम्योपैथिक दवाइयों का, सबका अपना रोल रहता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि नेगेटिव सोच वाला पेशेंट, डिप्रेशन का पेशेंट, उस अपने फेज से निकलना चाहता हो। तो ऐसा पेशेंट कई बार अल्कोहलिक हो जाता है, सिगरेट स्मोकिंग करने लगता है, ड्रग्स इत्यादि लेने लगता है। तो यह बहुत जरूरी है कि उसके आसपास के लोग जो है वो सकारात्मक सोच वाले हों, अच्छी सोच वाले हों, जो उसको अच्छी सलाह दें, या फिर उसके जीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए, या पहले वाली स्थिति में लाने में उसकी मदद करें। तो इसके लिए कुछ मैनेजमेंट स्टेप्स हैं, जैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए अच्छा खाना चाहिए, बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए, रेगुलरली कुछ ना कुछ योगा, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स करनी चाहिए। देखो ये सब चीजें क्या होती है, कुछ ध्यान भटाती हैं, कुछ हमारे हार्मोन लेवल को मेंटेन करती है। वॉकिंग, योगा या होम्योपैथिक मेडिसिन, इनका काम है इन हार्मोन्स को बैलेंस करना, सीरोटोनिन का लेवल, डोपामाइन का लेवल, या फिर एंडोर्फिन का लेवल बैलेंस रखना, जो कि फील गुड हार्मोन्स है। ये हमारे को इस परिस्थिति से उबारने वाले हार्मोन्स है। अगर कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा, तो लंबे समय तक पड़े रहने से ये हमारी बॉडी के हार्मोन्स दूसरे भागों को, ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, जिसका हमारे स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है पूरी बॉडी पे पड़ता है। तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा या करते रहने से हमारा हार्मोन बैलेंस रहता है, बॉडी एक्टिव रहती है, थकान नहीं आती है। इसके अलावा हमें 7-8 घंटे की स्लीप रोजाना लेनी चाहिए। बाहर का अल्कोहल, जंक फूड, स्मोकिंग या इस तरह की हैबिट्स को छोड़ देना चाहिए। कुछ मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, जैसे कि बताया कि ओल्ड एज के अंदर या प्रौढ़ावस्था में डिप्रेशन आने के बाद आदमी को अपना ध्यान थोड़ा बांटना चाहिए। अगर उसे काम, बात करने के लिए साथी नहीं मिलता है, तो अपना ध्यान मेडिटेशन की तरफ लगाए, कुछ धार्मिक रिलीजियस फंक्शंस में लगाए, कुछ भजन गीत इत्यादि उसमें लगाए, या फिर टीवी। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि मोबाइल एडिक्शन भी एक तरह का डिप्रेशन का शिकार है। युवावस्था में हम देखते हैं कि मैंने फोटो डाली फेसबुक पे या रील डाली, उसमें लाइक्स नहीं आए, लोगों ने पसंद नहीं किया, रील्स बहुत ज्यादा वायरल नहीं हुई, लोगों ने नहीं देखी, उससे भी स्ट्रेस डिप्रेशन आना शुरू हो गया, आपस में एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। तो आजकल की जो जनरेशन है वो मोबाइल एडिक्शन, डिजिटल मीडिया, इसके टॉक्सिकेशन के इफेक्ट से भी प्रभावित है, जिसकी वजह से भी उनके अंदर डिप्रेशन आ रहा है। तो इस डिजिटल मीडिया का इफेक्ट थोड़ा सा कम करना चाहिए। इसका एक हमने जो है मोबाइल में भी आजकल फंक्शन आता है कि कितनी देर हमने व्हाट्सअप चलाना है, कितनी देर फेसबुक चलाना है, इसको लिमिट किया जा सकता है। वो
हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये दिखा देगा कि आपने इससे ज्यादा आज नहीं चलाना है, या फिर एक टारगेट जो है इसको सेट करना चाहिए कि इससे ज्यादा हमने मोबाइल या डिजिटल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना है, जो कि एक बहुत बड़ा आजकल डिप्रेशन का कारण बना हुआ है। रेगुलरली कुछ समय हमने दोस्तों के साथ बात करने में, कुछ क्रिएटिव वर्क करने में, या कुछ एक्सरसाइज करने में, योगा व्यायाम करने में, या कुछ खाना पकाना कुकिंग करने में के लिए समय निकालना चाहिए। रेगुलरली कुछ ना कुछ स्टडीज करनी चाहिए, और जो है अच्छे लोगों से मिलने का, जिनसे मिलने का मन करे, या जो लोग आपको सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव एनर्जी दे, ऐसे लोगों से मिलने का प्रयास करना चाहिए। एक ग्रीन थेरेपी आजकल बहुत यूजफुल है, क्योंकि मेरे पास भी लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो मैं काउंसलिंग के साथ साथ इनको पर्यावरण के साथ जुड़ने के लिए कहता हूँ। जैसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधों को पानी देना, या पर्टिकुलरली कितने हमने पेड़ पौधे लगाए उसमें से कितने बचे, या लोगों को प्रेरित करना पर्यावरण मेंटेन रखने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए, नेचर के साथ जुड़ना, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, इनके पास जाने से हमें एक अच्छा महसूस होता है। बॉडी में सीरोटोनिन, डोपामाइन का लेवल बढ़ता है, और ये अच्छा एहसास हमें डिप्रेशन से दूर रहने में मदद करता है। अक्सर हमने साइकेट्रिस्ट को भी सुना होगा, आपने देखा होगा, हम लोग भी पेशेंट को सलाह देते हैं कि अपना एनवायरनमेंट बदले, आप आसपास का माहौल चेंज करें, सकारात्मक लोगों से जुड़े, और पर्यावरण से जुड़े, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो। तो सब चीज मैनेजमेंट और प्लान करना चाहिए। कुछ एक चीज और है कि जो सोच अगर ज्यादा सोचता है, या जिसके अंदर नकारात्मक सोच आती है, वो डायरी मेंटेन करे। वो जिसके द्वारा दिन में कोई भी बात उसे स्ट्रेस देती है, तो तुरंत नकारात्मक सोच या स्टेप लेने से पहले दिन में जो जो घटनाएं घटी उसे डायरी में नोट करे। उसके बाद जब भी समय मिले रात को उन घटनाओं पे विचार विमर्श करे, उसके में मंथन करे, उसके लिए चिंतन करे, चिंता ना करे कि ये चीज मेरे साथ क्यों हुई, इसकी वजह से मैं स्ट्रेस में क्यों आया, इस मेरे बॉस ने, मेरे पेरेंट्स ने, या मेरे टीचर ने ये बात मुझे क्यों कही, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो अपनी सोच को, जिस चीज से डिप्रेसिव कारण आया उसमें मंथन करे, अलग अलग लोगों के एस्पेक्ट, अलग अलग व्यू से सोचे। हो सकता है किसी कही बात आपको बुरी लगी, उससे आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन आया, तो उस बात को कहने के पीछे उसका क्या कारण था, क्या लॉजिक था, उसके एक्सेप्ट को भी जानने की कोशिश करें। किसी दोस्त से आपकी लड़ाई हो गई, कोई बात आपकी किसी दोस्त की बुरी लगी या रिश्तेदार की बुरी लगी, तो उससे जानने की कोशिश करें कि वो बात उसने क्यों कही, तो उसके प्रोस्पेक्टिव से भी, उसके व्यू से भी उस बात को सोचा जाना चाहिए। वो इमोशनल और सोशल सपोर्ट बहुत जरूरी है। अच्छे लोगों से जुड़े, अपनी भावनाएं, अपनी बातें अपनी पत्नी, अपनी बहनों, अपने भाइयों, अपने फैमिली से शेयर करें। आइसोलेशन या अकेलेपन को अवॉइड करें, क्योंकि ऐसी सोचे या बार बार रिपीटेड सोच जो है, नेगेटिव नकारात्मक सोच अकेलेपन में ज्यादा आती है। तो पेशेंट जहां तक हो सके अपने फैमिली वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ रहे, ताकि इस तरह की सोच से या कोई नकारात्मक कदम उठाने से वो बच सके जो है। सोशल एक्टिविटीज में जैसे वृक्षारोपण करना, या शाखा में जाना, दोस्तों के साथ कविता पाठ करना, या मिलना जुलना, पार्टी करना, इस तरह के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जहाँ सोशल गैदरिंग हो, 10 नए लोगों से जुड़ने का मौका मिले, अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका मिले। ग्रुप के अंदर जो है ऐसी एक्टिविटीज को जो है किया जा सकता है। इसके अलावा थिंकिंग को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करें। नेगेटिव सोच को अगर बार बार कोई आ रही है, उसे कहीं लिख ले, बाद में अपने किसी भी नियर एंड डियर से, या जो आपके लिए पॉजिटिव सोचता हो उससे उसके बारे में मंथन करें, चिंतन करें, और उसको सॉल्व करने का प्रयास करें जो है। और अवॉइड नेगेटिव सेल्फ टॉक, खुद से खुद बात करना, आईने से बात करना, ये चीजें बंद करें, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें जो है। या फिर ऐसे गोल, रियलिस्टिक गोल सेट करें। जैसे मान लो आप दिखने में बहुत सुंदर नहीं है, आपने गोल बना रखा है मैंने मॉडल बनना है। आपकी स्पोर्ट्स बहुत अच्छी नहीं है, आप सोचो मैं नेशनल लेवल का प्लेयर बनूं। और आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, आप सोचो मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। इस तरह के गोल को सेट ना करें, रियलिस्टिक गोल सेट करें। आपसे जो है इंटेलिजेंट भी लोग हैं, और आपसे कम इंटेलिजेंट भी लोग हैं, आपसे स्मार्ट भी लोग हैं, आपसे कम स्मार्ट भी लोग हैं। तो अपने से कम वाले के लोगों को देखेंगे तो हमें लगेगा हम उनसे अच्छे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन आप फिर भी मंदिर में जाकर किसी को 10-20 रुपए दान करते हैं, तो फिर अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा। तो हम उन लोगों को देखें जो हमसे छोटे हैं, उनको देख करके हमें अच्छा लगेगा। आप बहुत ज्यादा अमीर लोगों को देखोगे, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, हमें इनसे सीखना चाहिए। ये नहीं कहते कि हमने उनको देखना ही नहीं है, उनसे सीखना है, उनसे इंस्पिरेशन लेनी है। लेकिन क्योंकि हम उनके जैसे ना चाहे ना बन पाए, हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन अपने गोल को रियलिस्टिक रखो, जहां तक हो सके, जहां तक संभव हो सके आप कर पाओ जो है। तो अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट को कायम रखो। जैसे जिसको लिखने का शौक है, जिसको ड्राइंग का शौक है, जिसको कविता पाठ का शौक है, गीत गाने का शौक है, तो अपने हॉबीज को जो है अपने मन में कहीं ना कहीं आप एक बच्चा है वो जीवित रखें, जो आपको अच्छा एहसास कराए, आपको जवान एहसास कराए, आपको डिप्रेसिव ना होने दे। तो अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने मिलने जुलने वाले दोस्तों से संपर्क करें, उनकी मदद लें। अन्यथा आप प्रोफेशनल हेल्प, साइकेट्रिस्ट की हेल्प भी ले सकते हैं।
तो इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, काउंसलिंग थेरेपी हम खुद देते हैं, सिटिंग्स होती हैं, ये दी जा सकती है। इसके अलावा मेडिकेशन या मेडिकल सुपरविजन भी दिया जा सकता है। फैमिली में, स्कूल में, सोसाइटी में इस तरह के मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स होते रहते हैं। हमारा, अगर हम किसी से पब्लिकली नहीं मिल सकते तो अकेले में जाकर के, अगर किसी की बात हमें अच्छी लगती है तो हम जाके मिल सकते हैं। तो ऐसी काउंसलिंग फैसिलिटीज को हम ले सकते हैं, जो आमतौर पे हम देखते हैं कि आसपास होती रहती है। इसके अलावा जिस आदमी से आपको मिलना अच्छा नहीं लगता, जिसको देख के आपको गुस्सा आता है, ऐसे आदमी जिससे आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है, या आप अल्कोहलिक दोस्त है, ऐसे दोस्तों से दूर रहे। वर्कलोड को कम करें जहां तक हो सके। रियलिस्टिक टारगेट सेट करें, लोगों को ना कहना सीखे। अगर मैं इसको बाइक नहीं दे पाया, मैं इसको आज कार नहीं दे पाया, इस दोस्त ने मुझसे उधार मांगे, मैं ऐसा नहीं दे पाया, ना कहना भी सीखे। हमारी हैसियत के हिसाब से, अपने कार्य के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से चद्दर को पसारे। बहुत ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन ना ले। मान लो आपने मकान बनाना है, मकान की कीमत है, आप अफोर्ड कर सकते हैं 20, 25, 30 लाख तक का मकान, और आपने 1 करोड़ रुपए का मकान लोन ले लिया। बैंक की लोन चुकाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप स्ट्रेस में रहेंगे हमेशा। तो ऐसा काम ना करें जिससे आपके जीवन में प्रभाव पड़े, आपके परिवार, आपके सदस्य पे प्रभाव पड़े। तो ऐसे ट्रिगर्स या ओवर वर्कलोड को जहां तक उसके अवॉइड करें। म्यूजिक सुने, अच्छा समय व्यतीत करें, अपने दोस्तों के साथ बात करें, अपने परिवार के लिए समय निकालें। तो इसके साथ साथ होम्योपैथिक मैनेजमेंट की बात करेंगे। हालांकि होम्योपैथिक मेडिसिन मेडिसिन का रोल जो है बहुत अच्छा है, लेकिन हार्मोनल बैलेंस, अपनी सोशल लाइफ को बैलेंस करना, काउंसलिंग, इनका भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस होता है। तो जहां तो उसके इमोशनल स्ट्रेस को कम करना है, मिलने जुलने की कोशिश करनी है, हेल्दी और अच्छी लाइफस्टाइल जो है व्यतीत करने की कोशिश करना है। होम्योपैथिक मेडिसिन भी स्ट्रेस को कम करने के लिए हमारे हार्मोन्स लेवल को जो है बैलेंस करने का काम करती है। सीरोटोनिन, डोपामाइन, इनके लेवल को सेट करती है। हमारी जो मेडिसिन है इंडिविजुअलाइजेशन बेस पे दी जाती है, आप सब जानते हैं। जो हमारी पर्सनैलिटी, सिम्टम्स, इसके हिसाब से चूज की जाएगी। इसके साथ साथ मेडिसिन को अपना काम करने दें, साथ में सपोर्टिव बैलेंस में योगा, मेडिटेशन, रेस्ट, स्लीप, एक्सरसाइज, इन सब के लिए जरूर उसको जो है मोटिवेट करते रहे। समय कम है, मैं जल्दी से थोड़ा सा होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेता हूँ। हालांकि मेडिसिन की लिस्ट बहुत लंबी है और मेरे पास केसेस की लिस्ट भी बहुत सारी है, क्योंकि मैं खुद एमडी सेक्रेटरी हूँ और मेरे पास इस तरह के केस आते रहते हैं। तो बच्चों को या हम कपल्स को काउंसलिंग सेशंस देते रहते हैं। तो मेरी थीसिस भी एक्चुअली जो है एमडी की सुसाइडल टेंडेंसी की थी, और जो मेरी पीएचडी की थीसिस है वो भी ऑटिज्म पे थी। तो जनरली मैं साइकेट्रिक केसेस के साथ डील करता हूँ। लेकिन अब एक पर्टिकुलर मेडिसिन की बात करें, पर्टिकुलर केस की बात करें, इतना समय अभी नहीं है। मैं कुछ एक मेडिसिन बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। हालांकि हम मेडिसिन इंडिविजुअलाइजेशन बेस पे सिलेक्ट करते हैं, और पेशेंट की जो हिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन औरमेट, ये डिप्रेसिव इंसैनिटी इंसैनिटी, सुसाइडल टेंडेंसी, लगातार नकारात्मक सोच, पेशेंट बहुत ज्यादा नकारात्मक हो जाता है, चारों तरफ उसे नेगेटिव दुनिया नजर आती है, उसको लगता है कि वर्थलेस हूं मैं, मुझे मर जाना ही उचित है, ऐसी सोच आती है। इग्नेशिया, स्पेशली जो क्रॉनिक डिप्रेसिव पेशेंट होते हैं, प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लगातार स्ट्रेस का जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, रोते रहते हैं, मूड स्विंग्स होता है। अधिकतर फीमेल जो है, इस तरह की विडो फीमेल्स या जिनके अंदर मैरिटल हार्मोनी बैलेंस नहीं हो पाती, इनमें बहुत अच्छा काम करती है। बाकी सारी मेडिसिन इंडिविजुअलाइजेशन या कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे दी जाती है, उसके लिए केस टेकिंग या हिस्ट्री लेनी बहुत जरूरी है। कई स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं, कई केसेस जो है फिजिक दी जाती है, कुछ मेडिसिन को उनके फॉलो ग्रुप में दिया जाता है। तो नेट्रोव्यू भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये भी डिप्रेशन, अकेलापन, लोनलीनेस, डिसअपॉइंटमेंट, उस कंडीशन में दिया जाता है। पल्सेटिला, वेरी गुड मेडिसिन फॉर द मूड चेंजेस। पेशेंट बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, अपनी बात को रोए बिना कह नहीं सकता, बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिविटी उसके अंदर देखी जा सकती है। बहुत ही फीमेल इसके अंदर डेलिकेट फीमेल होती है, और छोटी छोटी बात पे रिस्पॉन्ड करती है, और बिना रोए डायरेक्ट नहीं कर सकती अपने कंप्लेंट्स को। कालीफोस, ये भी मेंटल फैटिक, स्ट्रेस में बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिक एल्बम, अगेन वेरी गुड मेडिसिन फॉर द एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस एंड फियर। बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस के ट्रायो में भी आती है, बहुत ज्यादा इसको हम यूज करते हैं केसेस के अंदर, अक्यूट फेजिक स्ट्रेस के अंदर भी इसका बहुत अच्छा रोल है, और ये बहुत ही मेरेकुलस मेडिसिन है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन और है, ऑरमेट है, एनाकार्डियम, सिम्प्लीफ्यूगा, बहुत सारी मेडिसिन है जिसको हम यूज करते हैं। लेकिन सारी मेडिसिन जो है विदाउट मेडिकल सुपरविजन के, या जो डॉक्टर है उसकी सुपरविजन के नहीं लेना चाहिए। इसके लिए आप जो है डॉक्टर्स का सुपरविजन लें, प्रशिक्षित होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह लें। केस टेकिंग के बाद ही मेडिसिन को सिलेक्ट किया जाता है, और मेडिसिन के साथ साथ उसको प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर सेशंस, उसकी जो एक्टिविटीज है, डेली रूटीन,
डाइट, बैलेंस, योगा, मेडिटेशन, हर चीज की एडवाइस करनी चाहिए ताकि जल्दी ही वो डिप्रेशन स्ट्रेस से बाहर निकल जाए। स्ट्रेस या डिप्रेशन ऐसी डिजीज नहीं है जिससे पेशेंट बाहर ना निकल पाए। कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी भी फेज में हम डिप्रेशन से, स्ट्रेस से पेशेंट को बाहर निकाल सकते हैं। बस जरूरत है अच्छी गाइडेंस की, अच्छी उसको सपोर्टिव थेरेपी की, और काउंसलिंग की, ताकि पेशेंट जल्दी ही उससे उबर सके और अपनी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। इसके अलावा आप होम्योपैथिक मेडिसिन की एडवांटेज जानते हैं, इसकी लिमिटेशन, प्रिकॉशन के बारे में जानते हैं। समय भी लगभग पूरा हो चुका है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आई वेलकम एनी क्वेश्चन, क्वेरी। जी बहुत बहुत हमें धन्यवाद सर। मैं आग्रह करती हूँ कि अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का समय बचा है। इसलिए इसको शॉर्ट में खत्म कर दिया, लेकिन क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर आजकल एक मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जी डिप्रेशन आजकल इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि सिंपल मूड स्विंग को भी लोग डिप्रेशन के इस कैटेगरी में रख दे रहे हैं। और मैम, मे बी मैंने अभी बताया कि ये डिप्रेशन की सर। जो डेफिनेशन बहुत वास्ट है। किसी भी एक सिम्टम को हम डिप्रेशन में नहीं डाल सकते। आज किसी पेशेंट का मूड खराब है या डिप्रेशन हो गया, ऐसा नहीं है। आज वो जो फेज है वो स्ट्रेस की फेज है। और स्ट्रेस फेज को बहुत लंबा अगर वो खींच लेता है, अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेता है, तो धीरे धीरे वो डिप्रेसिव हो सकता है। डिप्रेशन अक्यूट डिप्रेशन नहीं, अक्यूट स्ट्रेस हो सकता है। डिप्रेसिव एक क्रोनिक कंडीशन है कि लंबे समय तक वो पेशेंट ने ऐसा फेज, ऐसा जीवन व्यतीत किया कि जहां से उसकी सोच नकारात्मक हो गई, जीवन नकारात्मक हो गया, वहां से उबरना मुश्किल हो गया, उसका प्रभाव उसका जीवन पे, जीवन शैली पे और शरीर पे पड़ना शुरू हो गया, तो डिप्रेशन का पेशेंट बनता है। लंबे समय से कॉर्टिसोल उसके लेवल में बॉडी में बना हुआ है, जिसका इम्बैलेंस होने के कारण पेशेंट जो है डिप्रेसिव हो गया है। यस सर, यस सर। हम्म, सर इसी के साथ हमारा समय समाप्त होता है। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका ये जो आपका ये टॉपिक बहुत ही आज के ज़माने के लिए बहुत ही उपयुक्त टॉपिक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो आजकल आज के न्यू जनरेशन हैं वो एक सिंपल फेज को भी डिप्रेशन के कैटेगरी में डाल देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट के लिए भी मोस्टली चले आते हैं कि डिप्रेशन में डिप्रेशन फील कर रहा हूँ 2-3 दिन से 4 दिन से ऐसे करके। सो ये बहुत अच्छा है, अवेयरनेस होना चाहिए। हमारा जी इस मेंटल हेल्थ को लेके जी अवेयरनेस जी यूथ में होना चाहिए। और ये जी बहुत जी अच्छा टॉपिक है, आज के लिए बहुत उपयुक्त टॉपिक है। तो बहुत जी बहुत धन्यवाद सर। ये जी आपकी आपका जो वेबिनार था ये बहुत ही ज्ञानवर्धक था हमारे लिए। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही जी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेके हमारे साथ बने रहेंगे। जी बहुत जी बहुत धन्यवाद। सो जी इसी और साथ साथ मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, साथ साथ टेक्निकल टीम का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। सो अब हमारा समय समाप्त होता है तो मैं ये सेशन इंग्लिश टीम को हैंड ओवर करती हूँ। जी ओवर टू जी इंग्लिश टीम्स। थैंक यू।